नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से, जिसमें हमने आदिकाल भक्तिकाल को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है और अब से हम रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। तो रीतिकाल की काव्य की प्रवृत्तियाँ, उनकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं जो कि शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में बतलाई हैं, वो सभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। इसके साथ साथ सभी जो भी प्लेलिस्ट अब तक बनी है वो सभी मौजूद है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। आपकी यूजीसी नेट से संबंधित परीक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज की इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ेंगे, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे बिहारी को। तो इससे पहले कि चैनल में हम वीडियो को आज शुरू करें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग देखते भी हैं चैनल को, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए ही है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती रहूं आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि शुक्ल जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप अपना नोट्स बना के पढ़ रहे हो या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन शुक्ल जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए यूजीसी नेट की, शुक्ल जी की पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, सीधे सीधे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी वीडियो को देखना पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि चैनल में जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार कम से कम वीडियो को ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपकी दिमाग में ये चीज़ें रहे कि हाँ, शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके बारे में। तो चलिए अब हम बिना देर करते हुए शुरू करेंगे बिहारी को पढ़ना। तो बिहारी लाल के नाम से ये जाने जाते हैं। कहते हैं शुक्ल जी की ये मथुरा चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। तो शुक्ल जी के अनुसार बिहारी का जो समय काल है, जो जन्म है, वो है ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में संवत कितना 1660 में। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड के बीती। तो अगर देखें एक दोहे में, तो एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था कहाँ बीती थी? बुंदेलखंड में बीती थी। और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर रह रहे थे। अनुमानता ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे, ऐसा अनुमानता शुक्ल जी लिखते हैं कि 1660 से 1720। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह कहिए या राजा जय शाह कहिए, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है कि ये किसके यहाँ थे, तो ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह या महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते हैं। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में, कौन? महाराज जय सिंह, ये अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों के बाहर निकलते ही नहीं थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भीतर लिखकर भिजवाया था। और ये दोहा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल, ठीक है। ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं जो कि इन्होंने महाराज जय सिंह को लिख करके भेजी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी जो छोटी रानी उसके प्रेम में बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरा समय उनका उसी में बीतता था। और राजपाट काज जो भी होता था जनता के लिए, ये सब कुछ वो काम से बिल्कुल एक तरीके से विमुख हो चुके थे। तो इनको सरदारों की सलाह से दोहा लिखा बिहारी जी ने और लिख करके राजा जी के पास भिजवाया। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रकार राजा की आज्ञा पर ही अब देखिए ये बराबर दोहे लिखने लगे और इनकी दोहों की संख्या बराबर बढ़ने लगी और अंत में इस प्रकार 700 दोहे बने, जो संग्रहित होकर बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिहारी सतसई यानी 700 दोहे, ठीक है। तो बिहारी सतसई के नाम से बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हो गए। बात करें कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, किसमें? श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई का जितना मान हुआ उतना किसी और रचना का नहीं हुआ। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये वाली जो पंक्ति है, कह सकते हैं जो कथन है, कई बार पूछा गया नेट की परीक्षा में। शुक्ल जी का कथन है बिहारी के लिए, उनकी बिहारी सतसई के लिए। कहते हैं कि इसका एक एक दोहा एक एक क्या है? रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गई है, किसकी? बिहारी सतसई की, जिसमें देखिए लल्लू लाल की लाल चंद्रिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका जो कि बिहारी सतसई की
टीका है। वही पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार जो रचना है वो किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। ये सभी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो बिहारी बिहार किसकी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। ठीक है, तो इसमें सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए गए। तो इन्होंने रोला छंद में बिहारी बिहार की रचना की है। किसने? अंबिका दत्त व्यास जी ने। ये भी पूछा जाता है किस छंद में, तो ध्यान रखिएगा बिहारी बिहार रोला छंद में। वही पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया। तो इन दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो पंडित परमानंद ने किया। किस नाम से? श्रृंगार सप्तशती के नाम से। वही बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े ही दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने निकाला। यानी कि कह सकते हैं कि बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ अगर किसी ने निकाला तो किसने निकाला? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये जो प्रश्न है इसमें बनता है दो प्रकार से बनता है। एक तो कथन और संदर्भ के प्रश्न में बनता है, जैसे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, और एक तो सीधे सीधे कथन की किसका कथन है। तो शुक्ल जी का कथन है। और विशेषता देखिए क्या कहते हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती है। मुक्तक में जिस प्रकार देखिए प्रबंध में रस की धारा बनी रहती है, मुक्तक में ऐसा नहीं होता, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। बल्कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। किसमें? मुक्तक में। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। अब आप देख सकते हैं नेट की परीक्षा में कितनी बार पूछी जाने वाली ये कथन है, तो इसको जरूर से देखिएगा कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल जी कह रहे हैं, और किसके बारे में कह रहे हैं? बिहारी को इंगित करते हुए कह रहे हैं, उनके दोहे को इंगित करते हुए कह रहे हैं। आगे है कि अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में भी इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये सभी कथन है शुक्ल जी का बिहारी के बारे में। अब वही देखिए, इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। किसके बारे में? बिहारी जी के दोहों के बारे में कह रहे हैं कि देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं पर है ये बहुत बड़े, बहुत गहन। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है पूर्ण वैभव? अनुभावों के विधान में। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। और इसका सजीव चित्रण भी शुक्ल जी ने उदाहरण देते हुए यहाँ बताया है, जो कि बिहारी जी ने लिखा था। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाई। बहुत बारी पंक्तियाँ पूछी गई है, बिहारी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अनुभव और हावों की बहुत सुंदर इसमें व्यंजना हुई है। वहीं भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी में वस्तु व्यंजना यदि देखा जाए तो उसका उदाहरण भी शुक्ल जी ने दिया है। इत आवती चली जात उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। तो ये वस्तु व्यंजना की वस्तु व्यंजना का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये दोहा है बिहारी जी का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है वो इतना प्रसिद्ध है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं बहुत सारे दोहों के माध्यम से हर तरह के दोहे बिहारी जी ने लिखे हैं, जिसके कारण कहा गया है, यहाँ पे शुक्ल जी ने कहा है कि ये क्या किया है इन्होंने, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। कहते हैं असंगति और विरोधाभास की ये मार्मिक और प्रसिद्ध उक्तियाँ भी कितनी अनूठी है, जो अभी हम आगे चल करके देखेंगे, असंगति और विरोधाभास की। तो बिहारी का दोहा है, लिखते हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े
तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये बहुत सुंदर जो असंगति और विरोधाभास का उदाहरण दिया है बिहारी जी ने, वही यहाँ पे उद्धृत किया गया है। ये दोनों पंक्तियों को अलग अलग पूछा जाता है, एक तो दृग उर्जत वाली पंक्तियाँ, एक है तंत्रीनाद कवि तरस वाली पंक्तियाँ, अलग अलग से भी पूछी जाती हैं कि किसकी ये पंक्तियाँ हैं, दोहा किसका है, तो बिहारी का दोहा है। वही देखिए सूक्तियों में वर्ण वैचित्र या शब्द वैचित्र भी प्रधान रहता है। ठीक है, शब्द वैचित्र का कुछ उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है जो हम चलेंगे देखेंगे। लिखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। अब देखिए ये वाले जो दोहे है, ये वाला ये कितनी बार अलंकारों में भी उदाहरण के तौर पे प्रयोग किया गया है। बहुत प्रसिद्ध ये दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी। यहाँ पे आपका यमक अलंकार भी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अलंकारों में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और दोहों को अलग से भी पूछा जाता है। तो ये देखिए बिहारी का ही लिखा हुआ दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। वहीं पर तौपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। तो ये सभी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सब पंक्तियां हैं, दोहे हैं बिहारी जी के, जो कि अलंकारों के प्रयोग में भी आते हैं, उदाहरण देने में, और वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो शुक्ल जी ने लिखा है कि उन्होंने गागर में क्या किया, सागर भर दिया है। आगे देखेंगे, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अब देखिए ये वाली जो पंक्ति है, ये वाला जो कथन है, केवल ये देखिए नेट की परीक्षा में दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि किसका कथन है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। तो ये शुक्ल जी का कथन। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ज़रूर अच्छे से वीडियो को एक बार कम से कम ज़रूर पढ़िए, ताकि क्या शुक्ल जी ने लिखा है, किस रचनाकार किस लेखक के बारे में आपको पता लग सके। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं शुक्ल जी के कथन। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा कि कहा जा चुका है, दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में ना रख करके उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। तो अब देखिए शुक्ल जी ने बिहारी को कहाँ रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो उन्होंने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में नहीं रखा, बल्कि किस में रखा, उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों में रखा। ठीक है, प्रतिनिधि कवियों के अंतर्गत रखा है, फुटकल कवियों के अंतर्गत नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? क्योंकि बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था उस समय, तो इसीलिए इन्होंने प्रतिनिधि कवियों के अंतर्गत बिहारी को रखा। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। ठीक है, उनके पक्षों से समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीने बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना करना चाहते हैं, अपना क्या करना चाहते हैं, मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और आप देख सकते हैं नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है कि किसका कथन है। तो ये शुक्ल जी का कथन है, जो कहते हैं कि बहुत अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः बिहारी का ध्यान रहा है। ठीक है, उनके पक्षों से ये समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीने बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। ठीक है, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष तो बिहारी से नहीं हो सकता, क्योंकि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता है जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक बनी रहे या गूंजती रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, शुक्ल जी का कथन है। वही शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। भावों की बात की जाए तो बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप तो बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। ये भी जो कथन है, ये भी पूछा गया है नेट की परीक्षा में। तो ये सभी आप देख सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जो कि पूछे जाते हैं बार बार। तो ज़रूर आप अच्छे से इसको पढ़िएगा।
और इस प्रकार हमने बिहारी को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है। जो भी महत्वपूर्ण कथन थे उनको हमने देख लिया, जो विषय वस्तुएं थी उनको पढ़ा, दोहों को पढ़ा। तो आप ज़रूर से इसको अच्छे से पढ़िए और अगली वीडियो मैं इसी तरह से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि अगली वीडियो मिल जाए आपको, और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको लाभ मिल सके इसका। चलिए अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।